होमर की ओडिसी एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में सबने सुना है ना? पर आज हम इस पर बात नहीं करेंगे कि कहानी में क्या होता है, बल्कि इस पर कि कहानी सुनाई कैसे गई है। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, ये कहानी सुनाने की कला में एक मास्टर क्लास है। चलिए देखते हैं कि ये कालजयी कृति आखिर बनी कैसे। तो सबसे पहले जरा इसके पैमाने को समझते हैं। ओडिसियस की यात्रा अविश्वसनीय रूप से लंबी थी। 10 साल तो उसने ट्रॉय में लड़ते हुए बिताए और फिर 10 और साल लग गए सिर्फ घर वापस आने में। कुल मिलाकर पूरे 20 साल। जरा सोचिए। अब यही तो किसी भी कहानीकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि नहीं? आप 2 दशकों में फैली एक कहानी को दिलचस्प कैसे बनाए रखेंगे? सोचिए, अगर होमर ने पहले दिन से शुरू किया होता तो क्या हम सब आखिर तक टिके रहते? शायद नहीं। और यहीं पर उसकी असली प्रतिभा सामने आती है। तो होमर क्या करता है? वो कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता। वो कहानी की शुरुआत हमारे हीरो ओडिसियस से नहीं करता, नहीं, इसके बजाय हम मिलते हैं उसके बेटे टेलेमाकोस से। कविता का यह शुरुआती हिस्सा इतना जरूरी है कि इसका अपना एक नाम भी है, टेलेमीकी। तो फिर हमारा हीरो है कहां? वो एक द्वीप पर फंसा हुआ है, अपनी ही कहानी के पहले हिस्से से लगभग गायब है। और हम कहां हैं? हम हैं उसके घर इथाका में, जहां उसका बेटा टेलेमेकोस एक ऐसे पिता के बिना बड़ा हो रहा है जिसकी उसे ठीक से याद भी नहीं। ये एक बहुत ही साहसिक फैसला था और ये कहानी के लिए मंच को बेहतरीन तरीके से तैयार करता है। और ये रणनीति सच में शानदार है। ओडिसियस को दूर रखकर होमर उसकी किंवदंती को और भी बड़ा बना देता है। हम उसकी महानता के बारे में सुनते रहते हैं, जबकि हमें उसके महल में सिर्फ अराजकता दिखती है, जहां ढीठ दावेदार उसकी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। इससे एक हीरो की वापसी की सख्त जरूरत महसूस होती है, और ये देवी एथेना को एक मार्गदर्शक के रूप में भी स्थापित करता है। और ये पूरी भावना इस एक लाइन में पूरी तरह से समा जाती है। एथीना ये बात सीधे टेलेमेकोस से कहती है, और यही तो पूरे शुरुआती हिस्से का सार है, तनाव और उम्मीद का निर्माण। हम अभी तक ओडिसियस से मिले भी नहीं हैं, फिर भी हम बेसब्री से उसकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो महाकाव्य की 4 किताबों के बाद हम आखिरकार अपने हीरो से मिलते हैं। लेकिन एक मिनट, उसकी प्रसिद्ध यात्राओं का क्या? साइक्लॉप्स, साइरन, सर्सी? यहीं पर होमर अपनी दूसरी शानदार चाल चलता है। कहानी को सीधा सीधा सुनाने के बजाय होमर हमें कहानी के लगभग अंत में ओडिसियस से मिलवाता है। उसे फेकियन लोग बचाते हैं, और जब वे पूछते हैं, भाई तुम कौन हो और तुम्हारी कहानी क्या है, तो ओडिसियस खुद कथावाचक बन जाता है। वो अपनी यात्रा की सबसे अविश्वसनीय कहानियों को खुद अपनी जुबानी सुनाता है। इस तकनीक को आज हम फ्लैशबैक कहते हैं। ये असल में एक कहानी के अंदर एक और कहानी है, और ये कमाल का है। ये हमें ओडिसियस की यात्रा के चमत्कारों और भयावहता का अनुभव सीधे उसकी अपनी आवाज में करने का मौका देता है, जिससे सब कुछ बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और शक्तिशाली महसूस होता है। तो ओडिसियस जब अपनी अविश्वसनीय कहानी सुना देता है तो फेकियन उसे आखिरकार घर छोड़ आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। असल में महाकाव्य का सबसे लंबा हिस्सा तो अब शुरू होता है, और यहाँ होमर जानबूझकर गति को बहुत धीमा कर देता है। ये सच में अविश्वसनीय है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। ओडिसियस आखिरकार इथाका वापस आ गया है, लेकिन वो एक बूढ़े भिखारी का भेष बना लेता है। लगभग 9 किताबों तक वो अपने ही घर में एक अजनबी बनकर घूमता है, स्थिति का जायजा लेता है और ये परखता है कि कौन अब भी वफादार है। होमर क्लाइमैक्स में देरी करता है और तनाव को एक ऐसे स्तर तक बढ़ा देता है जो लगभग असहनीय है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक बनाता है जिसे नाटकीय विडंबना कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो कहानी देख सुन रहे हैं वो कुछ ऐसा जानते हैं जो कहानी के किरदारों को नहीं पता। वो एक कमजोर बूढ़े आदमी को देखते हैं, पर हम सच्चाई जानते हैं। ये ओडिसियस है, बदला लेने के लिए तैयार राजा। हर बातचीत, हर अपमान इस छिपे हुए ज्ञान के कारण तनाव से भर जाता है। जैसा कि विद्वान रिचमंड लाटीमोर ने बहुत खूब कहा है, हमें उन दावेदारों को नायक और उसके सहयोगियों द्वारा मूर्ख बनते देखने का मौका मिलता है। ये एक अनोखे तरह का सस्पेंस पैदा करता है। हम जानते हैं कि क्या होने वाला है, पर किरदार नहीं जानते, और हम बस अपनी सीट से चिपके इंतजार करते हैं कि ये सब कब होगा। तो जब हम इन सभी टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये सिर्फ एक सीधी सादी साहसिक कहानी नहीं है, नहीं। ये एक जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी कहानी है, जिसे जानबूझकर अधिकतम प्रभाव के लिए बनाया गया है। जरा सोचिए,
होमर एक सरल सीधी रेखा वाली कहानी सुना सकता था, ट्रॉय से इथाका तक, लेकिन इसके बजाय उसने एक ऐसी संरचना चुनी जो समय में आगे पीछे होती है, लगभग अंत में शुरू होती है, अतीत को देखने के लिए पीछे जाती है और फिर एक धीमी तनावपूर्ण क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। और यही सबसे जरूरी बात है, ये तकनीकें सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, वे एक बहुत गहरा अनुभव पैदा करती हैं। वे हमें ओडिसियस के चरित्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करती हैं, उसकी चतुराई, उसका धैर्य और घर लौटने की उसकी वो गहरी इच्छा। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर छोड़ देता है। होमर ने इन तकनीकों का इस्तेमाल लगभग 3000 साल पहले किया था, लेकिन वे आज भी उतनी ही शक्तिशाली हैं। जरा उन फिल्मों और किताबों के बारे में सोचिए जो हमें पसंद हैं। कितनी बार वे कहानी के बीच में शुरू होती हैं या किसी बड़े खुलासे के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल करती हैं। ये सच में कमाल है कि कैसे ये प्राचीन कथा रणनीतियां हमारी पसंदीदा आधुनिक कहानियों को आज भी आकार दे रही हैं।